मेरी अच्छा, लाइट नहीं है। अब आ जाइए। आप इसका एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ये एप्लीकेशंस आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 920 है। तो ऑन फ्राइडे 11 स्टॉक्स in a random 11 stocks in a random sample of 40 of the roughly 2,500 stocks traded on the New York Stock Exchange advanced. तो 11 स्टॉक्स जो है आउट ऑफ 40 वो एडवांस हुए हैं। एडवांस का मतलब क्या है? दैट इज देयर प्राइस ऑफ देयर शेयर्स इंक्रीज, यानी उनके शेयर की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती तो हम कहते हैं कि जो हमारा स्टॉक है वो एडवांस हुआ है। तो अब इसमें यहाँ पे आपको क्या डेटा दिया हुआ है? 11 आउट ऑफ 40 ऑफ द रफली 2,500 स्टॉक्स। तो ये तो पॉपुलेशन साइज है 2,500, कैपिटल एन, और 40 उसके अंदर हमने एक सैंपल चूज किया है 40 शेयर्स का। तो ये N1 है आपके पास 40, और उसमें से कितने शेयर्स थे जिनकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई, यानी वो एडवांस हुए। तो उसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो इसमें हम प्रोपोर्शन से मुतालिक क्वेश्चन है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेंगे वो मीन से मुतालिक है या प्रोपोर्शन से मुतालिक है, फिर उसके हिसाब से आप हाइपोथेसिस टेस्ट यूज करें। तो इसमें पी प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स देयर प्राइस इंक्रीज। तो हम इसमें इंटरेस्टेड है उन शेयर्स के प्रोपोर्शन में जिनकी प्राइस इंक्रीज हुई, यानी जो एडवांस हुए। तो अब P1 बार आपके पास क्या? 11 की प्राइस इंक्रीज हुई थी आउट ऑफ 40, तो ये 11/40 है। तो P1 बार हमने सैंपल प्रोपोर्शन निकाल लिया पहले पॉपुलेशन का 0.275। फिर उसके बाद ये फ्राइडे को जो शेयर थे उसका डेटा दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोल रहा है इन ए सैंपल ऑफ 60 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स टेकन ऑन थर्सडे 24। फिर एक और दिन थर्सडे को हमने जो है 60 स्टॉक्स लिए हैं। तो ये N2 है आपके पास, दूसरे सैंपल का साइज है N2। इसमें से 24 एडवांस हुए। तो इसमें जो P2 बार है, यानी उन प्रोपोर्शन उन शेयर्स का जो एडवांस हुए वो 24 आउट ऑफ 60 है। 24 डिवाइडेड बाय 60 ये 0.4 है। तो N1 P1 बार, N2 P2 बार, ये सब आपको इसके अंदर गिवन है डेटा में। अब एट अल्फा 0.1 इस सिग्निफिकेंस लेवल पर can you conclude that a smaller proportion of NYSE stocks advanced on Friday than did on Thursday? तो क्या किस टाइप का टेस्ट होगा? आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि थर्सडे के मुकाबले में फ्राइडे को कम स्टॉक्स एडवांस हुए? यानी कौन से स्टॉक्स कम एडवांस हुए फ्राइडे को, जिनका प्रोपोर्शन हमने P1 लिया था? यानी P1 क्या P1 इज लेस देन P2 है? ठीक है, तो ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। P1 इज लेस देन P2। अगर ये होता है कि फ्राइडे को ज्यादा लार्जर प्रोपोर्शन, तो फिर P1 इज ग्रेटर देन P2 होता। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है हमारा। अब हम स्टेप 1 में अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कि भाई दोनों दिन जो प्रोपोर्शन स्टॉक्स जो एडवांस हुए वो सेम है, यानी P1 इज इक्वल टू P2 है, या P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0 है। इनका डिफरेंस 0 है। और H1 जो चीज आपसे पूछी जा रही है आप उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि 2 टेल्ड है या 1 टेल्ड है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आप कंक्लूड कर सकते हैं कि स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑन फ्राइडे देन थर्सडे। तो स्मॉलर प्रोपोर्शन है P1 इज लेस देन P2। तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, और अल्फा इसमें आपको दिया हुआ है 0.1। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में आप डिसाइड करते हैं कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि N1 N2 ग्रेटर देन 30 है, तो आप Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें। लेफ्ट टेल टेस्ट है, सारा जो रिजेक्शन रीजन है जो कि जिसका एरिया अल्फा के बराबर है 0.1, वो लेफ्ट टेल में। अब आपने एक क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है Z डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये 0 और क्रिटिकल वैल्यू के दरमियान ये जो पोर्शन है इसका एरिया निकालने के लिए 0.5 में से रेड पोर्शन का एरिया माइनस कर दें, 0.4 आ गया। तो अब आप Z टेबल में जाएं, 0.4 या उसके क्लोजेस्ट वैल्यू सर्च करके Z की वैल्यू पढ़ लें, या आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। ये 1.28 आ गई। अब क्योंकि लेफ्ट टेल में है आपके पास क्रिटिकल वैल्यू, तो ये नेगेटिव होगी, माइनस हम खुद लगा देंगे। तो ये जो क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास आ गई है -1.28 आ गई। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? हमारे पास पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन नहीं है, सैंपल के प्रोपोर्शन है। तो उनको कंबाइन करके हम कंबाइन प्रोपोर्शन निकालेंगे। पी कैप है N1 P1 बार प्लस N2 P2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। इस फॉर्मूले में सारा डेटा गिवन है, N1 P1 बार वगैरह पुट करके ये हमने जो है कंबाइंड प्रोपोर्शन पी कैप निकाल लिया। इससे हमने कंबाइंड फेलियर जो है प्रोपोर्शन का क्यू कैप निकाल लिया 1 माइनस पी से। ये 1 माइनस 0.35 आ गया। फिर जो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन है P1 बार माइनस P2 बार, हम इसकी एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। स्टैंडर्ड एरर का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। एस्टिमेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ये सैंपल डेटा यूज करके निकाल रहे हैं, तो कैप लगा रहे हैं। तो सिग्मा सब P1 बार माइनस P2 बार कैप, ये फार्मूला अंडर रूट पी कैप क्यू कैप डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1/N1 प्लस 1/N2। पी कैप क्यू कैप ऊपर से रख दिया 0.35 0.65, N1 N2 रख दिया हमने 40 और 60, और ये कैलकुलेट कर लिया 0.0974। ये जो स्टैंडर्ड एरर है इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम
जेड वैल्यू निकालेंगे, इसलिए हम इसको निकालते हैं। तो अब जो प्रोपोर्शन का डिफरेंस है जो हमें सैंपल से मिल रहा था, हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड वैल्यू या जेड वैल्यू निकालते हैं। तो उसका जेड वैल्यू का फॉर्मूला जेड बराबर है P1 बार माइनस P2 बार, ये सैंपल का आ गया, माइनस P1 माइनस P2 ये पॉपुलेशन का आ गया, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो यानी ये सैंपल वैल्यू माइनस पॉपुलेशन वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो P1 बार आपके पास 0.275 था, माइनस P2 बार 0.4 था, और P1 माइनस P2 नल हाइपोथेसिस से इसकी वैल्यू आ गई 0, और स्टैंडर्ड एरर आपने ऊपर निकाली है। इसको पुट करके आपने ये ऑब्जर्व जेड वैल्यू निकाल ली माइनस 1.283। अब आप ये चेक करें, ये जो ऑब्जर्व जेड वैल्यू है, ये जो आपने सेकेंड स्टेप में ये जो क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली थी और ये डिसाइड कर लिया था, अब आप देखेंगे ये ऑब्जर्व जेड वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, किस रीजन में, रिजेक्शन रीजन में, एक्सेप्टेंस रीजन में। तो क्रिटिकल वैल्यू है माइनस 1.28, और ये जो ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास है ये है माइनस 1.283। तो जाहिर बात है ये माइनस 1.28 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसके लेफ्ट पर होगी। तो ये रेड पोर्शन इस रीजन में यानी रिजेक्शन रीजन में है। तो क्योंकि आपकी ऑब्जर्व जेड वैल्यू लाइज इन रिजेक्शन रीजन, तो अब हम स्टेप 5 में अपना कंक्लूजन क्या लिखते हैं, एज द ऑब्जर्व जेड वैल्यू लाइज इन रिजेक्शन रीजन सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, तो फिर हम जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, तो उसकी जगह जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है वो अल्टरनेट होता है। तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि फ्राइडे को कम स्टॉक्स एडवांस हुए थे बनिस्बत थर्सडे के, ठीक है ना। तो ये बात जो है हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। तो हम अपने कंक्लूजन को फिर स्टेट कर देंगे। तो सो वी कंक्लूड दैट ए स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स एडवांस ऑन फ्राइडे देन डिड ऑन थर्सडे, बट जस्ट बेयरली। लेकिन ज्यादा बहुत कम डिफरेंस है। तो एडवांस ज्यादा हुए थर्सडे को, लेकिन इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए, थोड़े से ज्यादा एडवांस हुए, ठीक है। तो समझ गए आप। इसी तरह एक और, अब ये इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, बिल्कुल इसी तरह ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो इनको जो है आप 922 है, 923 चले, 923 में आपको करवा देता हूँ। अब जैसे 923 है, इसमें क्वेश्चन आपके पास, एक ग्रुप ऑफ क्लिनिकल फिजिशियंस इज परफॉर्मिंग टेस्ट ऑन पेशेंट्स to determine the effectiveness of a new antihypertensive drug. So patients with high blood pressure were randomly chosen and then randomly assigned to either the control groups. Control groups जो आपके पास ये एक टाइप की ड्रग है which receive a well established antihypertensive, और the treatment group ये दूसरी टाइप की आपके पास मेडिसिन है which receive the new drug. कंट्रोल ग्रुप ने ओल्ड ड्रग यूज की है, ट्रीटमेंट ग्रुप ने न्यू ड्रग यूज की है। और फिर हमने देखा है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे उनको हमने दी थी, फिर हमने देखा उसमें वो ड्रग देने से किसको कितना फायदा हुआ है। तो द डॉक्टर्स नोटेड द परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हुज ब्लड प्रेशर वाज रिड्यूस्ड टू ए नॉर्मल लेवल विद इन 1 ईयर। तो अब ये आपको डेटा दिया हुआ है। तो ये प्रोपोर्शन दैट इम्प्रूव्ड, जिनको हमने ट्रीटमेंट वाली दी थी, ट्रीटमेंट यानी न्यू ड्रग, तो वो 45% इम्प्रूव हुए हैं। और टोटल जो नंबर ऑफ पेशेंट्स थे जिनको हमने नई ड्रग दी थी वो 120 है। तो ये आपके पास सैंपल साइज हो गया N1, और ये P1 बार हो गया, क्योंकि ये आपने 120 पेशेंट से डेटा लिया है, सैंपल से डेटा लिया है। तो ये सैंपल प्रोपोर्शन है, ये P1 बार है 0.45। और हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन हम उस चीज में इंटरेस्टेड है कि कितने वो प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स जो इम्प्रूव हुए, जिनका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो उसकी प्रोपोर्शन जो है हम कंसिडर कर रहे हैं। तो 45% न्यू ड्रग्स से इम्प्रूव हो गया, तो ये P1 बार है, ये N1 है। इसी तरह जो आपकी ओल्ड ड्रग्स दी थी उसको हमने 150 पेशेंट्स को दिया था, ये N2 है, और उसमें 36% इम्प्रूव हुआ है। तो ये P2 बार है। तो इस टेबल में आपको डेटा दिया हुआ है। अच्छा, फिर तो एट द 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस टू डिटरमिन वेदर द न्यू ड्रग इज सिग्निफिकेंटली मोर इफेक्टिव देन द ओल्डर ड्रग। किस चीज में इंटरेस्टेड है, यानी क्या मालूम करना चाहते हैं, क्या जो न्यू ड्रग है वो ओल्डर ड्रग के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ज्यादा इफेक्टिव है। कौन सी ड्रग ज्यादा इफेक्टिव है, न्यू ड्रग जो ट्रीटमेंट वाली यानी P1 वाली। माने मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P2 होगा, P1 इज नॉट इक्वल टू P2 होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, या P1 लेस देन P2 होगा, या P1 ग्रेटर देन P2 होगा। क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं जो P1 है वो ज्यादा इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव। इसका मतलब है P1 इज ग्रेटर देन P2। तो इससे हमें पता चल जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि P1 यानी जो न्यू ड्रग का प्रोपोर्शन है इंप्रूवमेंट का, वो इज ग्रेटर देन द ओल्ड ड्रग P2। तो अब इसमें N1 दिया हुआ है, P1 बार दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, P2 बार दिया हुआ है। हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, तो इसमें अल्टरनेट, इसमें पहले नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है कि भाई दोनों ड्रग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों ड्रग
जो इक्वली इम्प्रूव कर रही है, दो प्रोपोर्शन इम्प्रूव हो रहे हैं दोनों ड्रग से, वो सेम है, यानी P1 इज इक्वल टू P2 या P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने इस तरह बनाया है क्योंकि ये पूछा जा रहा है, जो जिस चीज में हम इंटरेस्टेड है कि जो न्यू ड्रग है आपके पास, ये है यहाँ पे, न्यू ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन द ओल्डर ड्रग। तो इससे पता चल रहा है न्यू ड्रग यानी P1 वाली मोर इफेक्टिव ग्रेटर देन P2। तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो ये राइट टेल टेस्ट है, इसमें जो रिजेक्शन रीजन है वो सारा राइट टेल में होगा, अल्फा 0.01 है। अब स्टेप 2 में हम देखते हैं कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि N1 N2 सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30 है, लार्ज है, तो हम Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो अब राइट टेल टेस्ट है तो रिजेक्शन रीजन राइट टेल में है। अब हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम 0 और CV क्रिटिकल वैल्यू के दरमियान एरिया निकालते हैं। तो ये टोटल एरिया 0 के राइट पर 0.5 है, इसमें से माइनस कर दिया 0.01 रेड पोर्शन का एरिया। तो ये 0 से CV तक जो एरिया आ गया 0.49। तो इस एरिया को हमने Z टेबल में गए, इसके क्लोजेस्ट वैल्यू या इसको पढ़ के हमने Z की वैल्यू निकाल ली 2.33 है, खुद आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है और तो Z जो क्रिटिकल वैल्यू है आपके पास वो राइट टेल में, तो ये पॉजिटिव होगी, तो ये क्रिटिकल वैल्यू आपके पास आ गई 2.33, यानी ये जो वैल्यू है ये 2.33 है। ये आपका स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में आ जाए। अब क्योंकि हमें सैंपल प्रोपोर्शन पता है दोनों पॉपुलेशन से, तो उनको कंबाइन करके हम कंबाइंड प्रोपोर्शन निकालते हैं। पी कैप है N1 P1 बार प्लस N2 P2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये वैल्यूज पुट करके निकाल लिया। और क्यू कैप आ गया 1 माइनस पी कैप, तो ये आपके पास क्यू कैप आ गया। अब हम इनको यूज करके जो पॉपुलेशन जो आपके पास प्रोपोर्शन का जो डिफरेंस है P1 बार माइनस P2 बार, इसका जो एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा कैप, वो हम निकालते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला अंडर रूट पी कैप ब्रैकेट 1 अपॉन N1। सर ये आपने क्या कहा है, समझ में नहीं आया सर। जो हमारे पास प्रोपोर्शन का जो डिफरेंस है, यानी P1 बार सैंपल प्रोपोर्शन का जो डिफरेंस है P1 बार माइनस P2 बार, तो इसका जो स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा, और क्योंकि उसको हम सैंपल डेटा से निकाल रहे हैं, तो जो इसका एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा सब P1 बार माइनस P2 बार कैप, ठीक है, वो हम मालूम करते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है, वो क्या होता है अंडर रूट पी कैप ब्रैकेट 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2। तो पी कैप ये ऊपर से रख दिया 0.4, क्यू कैप है 0.6, N1 N2 पर दिया हुआ था 120 150। ये पुट करके हमने ये स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया। स्टैंडर्ड एरर क्योंकि हम यूज करेंगे Z वैल्यू में। तो अभी जो प्रोपोर्शन का डिफरेंस हमने निकाल है, जो सैंपल से हमने प्रोपोर्शन कैलकुलेट की है, तो ये जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है प्रोपोर्शन का डिफरेंस, अब हम इसकी Z वैल्यू निकालेंगे। ये हमारी ऑब्जर्व Z वैल्यू है। इस सैंपल की वैल्यू जो हमने निकाली है या जो ऑब्जर्व की है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू Z वैल्यू। तो Z वैल्यू क्या, P1 बार माइनस P2 बार माइनस P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो P1 बार 0.45 है, P2 बार 0.36 है, और P1 माइनस P2 ये नल हाइपोथेसिस से इसकी वैल्यू 0 है। और नीचे जो स्टैंडर्ड एरर ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया 0.06, वो पुट करके ये हमने ऑब्जर्व Z वैल्यू निकाल ली 1.5। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ पर है, एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में। तो ये हमारा जो डायग्राम थी इसमें क्रिटिकल वैल्यू थी 2.33, और ये जो हमने ऑब्जर्व Z वैल्यू निकाली है 1.5 है। तो अब देखिए किस रीजन में, जाहिर है ये लेस देन 2.33 है, तो ये 0 के राइट पर और 2.33 से पहले कहीं पर है, यानी ये एक्सेप्टेंस रीजन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज अब स्टेप 5 में हम अपना कंक्लूजन लिख देते हैं। तो एज द ऑब्जर्व Z वैल्यू इज इनसाइड एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, सो वी कंक्लूड दैट न्यू ड्रग इज नॉट सिग्निफिकेंटली मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग हाई ब्लड प्रेशर। तो जो न्यू ड्रग है वो ओल्ड ड्रग के मुकाबले में इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे होते, फिर कंक्लूजन क्या होता कि न्यू ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन ओल्डर ड्रग। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब जो न्यू ड्रग है इज नॉट सिग्निफिकेंटली मोर इफेक्टिव देन ओल्डर ड्रग, यानी दोनों ड्रग्स की इफेक्टिवनेस सेम है। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो बिल्कुल सेम आपके पास प्रोसीजर। अब इसी तरह जैसे ये आपके पास एक और एग्जाम्पल है 924। तो इसमें आपके पास क्या है, यूनिवर्सिटी बुक स्टोर इज फेसिंग सिग्निफिकेंट कंपटीशन फ्रॉम ऑफ कैंपस बुक स्टोर्स and they are considering targeting a specific class in order to retain student business. तो the bookstore randomly sampled 150 freshmen. तो ये आपके पास N1 हो गया 150 and 175 sophomores. तो टू डिफरेंट पॉपुलेशन है, एक फ्रेशमैन की है, उससे आपने 150 फ्रेशमैन ले लिए, ये पहली पॉपुलेशन से पहला सैंपल हो गया N1, और एक दूसरी पॉपुलेशन है सोफोमोर्स की, तो उसका उससे आपने सैंपल ले लिया 175 सोफोमोर्स का, तो ये N2 है। अब they found that 46% of the freshmen and 40% of the sophomores purchase all of their textbooks at the university bookstore.
तो ये प्रोपोर्शन से मुतालिक क्वेश्चन है। आप किस प्रोपोर्शन में इंटरेस्टेड है कि कितने % स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी के बुक स्टोर से परचेज करते हैं। तो P1 बार जो है पहले सैंपल से 46% जो फ्रेशमैन है 46% है 0.46 वो यूनिवर्सिटी के बुक स्टोर से परचेज करते हैं, तो P1 बार है 0.46 और सोफोमोर में 40% यानी P2 बार है 0.4। तो ये आपको डेटा मिल गया। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्या है, तो एट अल्फा 0.10 इस सिग्निफिकेंस लेवल पर अब क्वेश्चन क्या है, इससे आपको पता चलेगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस किस टाइप का होगा। तो इज देयर ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द प्रोपोर्शंस ऑफ फ्रेशमैन एंड सोफोमोर्स हु परचेज इंटायरली एट द यूनिवर्सिटी बुक स्टोर। क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये नहीं बोल रहा है कि मोर और लेस, मोर और लेस की बात नहीं हो रही कि फ्रेशमैन का ज्यादा प्रोपोर्शन है या लेस है, डिफरेंट की बात हो रही है। अब वो चाहे लेस हो या मोर हो, कम हो या ज्यादा हो, दोनों सूरतों में वो डिफरेंट होगा। तो इससे पता चल रहा है कि हम किस टाइप के टेस्ट में इंटरेस्टेड है। इसमें जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो किस टाइप का होगा, नॉट इक्वल टू। बात समझ में आ रही है? तो ये टू टेल टेस्ट होगा। तो ये टू टेल टेस्ट है। अब बाकी काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो इसमें नल हाइपोथेसिस जो है वो P1 और P2 यानी दोनों के प्रोपोर्शन सेम है या उनका डिफरेंस 0 है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस किस तरह बना, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि इज देयर ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस। अगर ये पूछता कि इज द प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेशमैन इज मोर देन द प्रोपोर्शन ऑफ सोफोमोर, तो फिर ये होता P1 ग्रेटर देन P2। या अगर होता प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेशमैन इज लेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ सोफोमोर, तो P1 इज लेस देन P2। तो फिर वो राइट टेल या लेफ्ट टेल वन टेल टेस्ट होते हैं। लेकिन जस्ट बोला डिफरेंस, डिफरेंस निकालना। अब वो डिफरेंस इस तरह भी हो सकता है P1 कम हो या P1 ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों सूरतों में डिफरेंट होगा। तो वो दोनों ज्यादा इसके अंदर बातें आ गई, तो हम जस्ट इसमें इंटरेस्टेड है कि वो डिफरेंट हो, यानी P1 इज नॉट इक्वल टू P2। ये टू टेल टेस्ट है। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आप खुद देख लीजिएगा, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। इसको आप खुद चाहे तो खुद से करें। वही हमने कंबाइंड प्रोपोर्शन निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, Z वैल्यू निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो कहाँ पर है। तो ये मैं आपको खुद छोड़ा, आप इसको खुद जो है देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ये समझ गया। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। तो यहाँ पर जो है ये इसकी एक फ्लो डायग्राम दिखाई है। ये चैप्टर 9 आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। फ्लो डायग्राम में के कौन कौन से स्टेप्स करके आप जो है, यानी वही जो सारी चीजें इसमें समराइज हो गई। तो ये चैप्टर 9 में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। तो यहाँ तक मुझे बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, या किसी को कोई प्रॉब्लम है?